बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी है। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात देने जा रही है बीजेपी। 32,000 बीजेपी के पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में जाएंगे। बीजेपी पदाधिकारी नेता देश के मुसलमानों से मुलाकात करेंगे। ईद मनाने के लिए बीजेपी सौगाते मोदी देगी। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए ये बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाएगी। इसके तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दिया जाएगा ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे और 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी देंगे। बीजेपी ने इस पहल के जरिए मुस्लिम समाज से अपील की है कि वह चंद ठेकेदारों की गिरफ्त से बाहर आए और ईद के मौके पर उनको सौगाते मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। सौगाते मोदी कार्यक्रम से दिल्ली में 1.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। जरूरत और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और बीजेपी के सौगाते मोदी कैंपेन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए काम किया है। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सभी का विकास हो रहा है। मुसलमानों के मन में बीजेपी के लिए जहर भरा गया है, ये नकवी की ओर से कहा गया। अब वो जहर धीरे धीरे दूर हो रहा है। सर, आपके जो विरोधी हैं वो कई तरह की ब्रांडिंग बीजेपी की करते हैं, मुस्लिम विरोधी कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, और ऐसे में मुस्लिमों के साथ ये आउटरीच प्रोग्राम और ईद वो बेहतर तरीके से मना पाएँ, खुशियों के साथ मना पाएँ, इस शुरुआत को और ख़ासतौर पर विरोधियों के बयान को देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर आप देखें इन पिछले 11 सालों में तो यहाँ पर मोदी जी को लेकर के तमाम तरह के दुष्प्रचार हुए। जैसे ही मोदी जी को देश की जनता ने जनादेश दिया, यहाँ पर अवार्ड वापसी शुरू हुआ, असहिष्णुता का हंगामा शुरू हो गया। मैं तो मानूंगा कि राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार नरेंद्र मोदी जी रहे हैं इस दौरान, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उन्होंने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए समाज के किसी भी वर्ग को कि ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसकी आंखों में खुशी आए, इसके लिए काम किया। और इसके लिए जो है वो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि साहब विकास में कोई कमी की गई या मोदी जी के समय में विकास में किसी तरह का भेदभाव हुआ। और सौगाते मोदी कैंपेन पर कांग्रेस और जेडीयू का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करें। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को हाथ आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री जी का काम है। प्रधानमंत्री जी जो मैंने सौगात की बात की है, सौगात को देने का काम करें। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा वो देंगे क्योंकि हम लोग चाहने वाले नीतीश कुमार जी को है। नीतीश कुमार जी को हम लोग चाहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो एनडीए निश्चित तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनडीए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों को पहले भी मिला है बिहार के अंदर, आज भी मिल रहा है। ईद के मौके पर सौगाते मोदी के तहत बीजेपी मुस्लिम परिवारों को एक किट भी देगी जिसमें कई तरह के सामान होंगे। हमारे संवाददाता रजनीश ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सर, ये क्या है सौगाते मोदी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सिर्फ ईद के लिए नहीं है, ये अभी आने वाले समय में गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, बैसाखी आएगी, भारतीय नववर्ष हमारा आएगा, तो इस सभी के लिए है। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और हम सभी के मुखिया हैं, परिवार के प्रमुख हैं। भारत भर के जो हमारे 140 करोड़ भारतीय भाई बहन हैं उनके वो पालक हैं। तो जब पालक की तरफ से कोई जाता है त्योहारों में तो खाली हाथ नहीं जाता। अब अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि हम जब इस त्योहारों में जब जाएंगे
उनसे मिलेंगे, हमारे भाई बहनों के यहाँ भेंट करेंगे, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, जिसमें अभी जो है खाने पीने के सामान होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट्स होंगे, शक्कर होंगे, सेवइयाँ होंगी, उसमें बेसन होगा, रवा होगा, और जो ज़रूरत के सामान है उसमें होंगे, दूध होगा। इसके साथ साथ जो हमारी वहाँ की घर की मुखिया हमारी बहन है, उसके लिए सूट का कपड़ा होगा। ये सारे किट हम उनको देंगे और उनकी खुशियों में हम शामिल होंगे। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। पटना में एक बार फिर राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। पोस्टर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर है। इस तस्वीर के साथ लिखा है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। पोस्टर आरजेडी नेता और जहानाबाद मखदुमपुर से पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली की ओर से लगाया गया है। बिहार में इन दिनों मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ी रस्साकसी चल रही है। सियासी दल इफ्तार पार्टियों के जरिए अपना वोट बैंक साधने की जुगत में लगे हैं। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें कई संगठनों ने सीएम की इफ्तार पार्टी का वक्फ बिल मामले में समर्थन को लेकर बहिष्कार करने का ऐलान किया था। वहीं सोमवार यानी कि कल आरजेडी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद महागठबंधन में दरार को लेकर पटना में सियासत गरमाई हुई है। अब इस तरह के पोस्टर्स के जरिए आरजेडी नीतीश को घेरने में जुटी है और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने में लगी है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एनडीए की कल बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी इन सबसे आगे है। बिहार चुनाव को लेकर कल शाम दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी के सचेतक संजय जायसवाल के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक होगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, एचएएम के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत बिहार के कई नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की अब तक की तैयारियों और आगे किन मुद्दों को लेकर बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान गृह मंत्री बिहार बीजेपी मुख्यालय में बिहार चुनाव पर बैठक भी करेंगे। चुनाव को लेकर अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा होगा। माना जा रहा है कि अमित शाह इस दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों को सबके सामने रखेंगे। और एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। आरजेडी का विधानसभा परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन। 65% आरक्षण को लेकर आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग सामने आई है। अरे आरक्षण के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं कोटपुर में। हम लोग उठाए बात, ये आरक्षण कैबिनेट से माननीय नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास किए हैं, कैबिनेट से पास किए हैं। उन्हीं के मुद्दा लेकर हम लोग उठा रहे हैं। कोर्ट से भी मिला हुआ है, कोर्ट से भी मिला हुआ है आरक्षण हम लोग के 65%। और अब खबर दिल्ली से। आज दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री दिया जाएगा। क्या है दिल्ली के बजट में, देखिए इस पूरा अपडेट इस खबर में। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 23 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने पहले बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि पहली बार दिल्ली का बजट इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सरकार ने 10 सेक्टरों की पहचान की है। इसमें बेसिक सुविधाएं के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस होगा। दिल्ली में अब जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा, यानी अब आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 5100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए रखे गए हैं। इससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस बार महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाने का भी बजट रखा गया है। दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन भी खुलेंगी, यानी गरीबों को खाने की थाली
सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी। यमुना की सफाई के लिए भी 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने का भी एक्शन प्लान बनाया गया है। तो दिल्ली में अब हर 2 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। दिल्ली सरकार नई उद्योग नीति भी लेकर आएगी। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान बंद करने की मांग की है। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या लगाओ गुड्डू भाई। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा है कि कुछ दिन पहले जब वो मंगलवार को मंदिर गया तो देखा कि मंदिर के ठीक सामने एक मीट की दुकान खोली थी। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने व्यापारियों से मंगलवार को मंदिरों के बाहर की दुकानें बंद रखने का अनुरोध किया, जिसे दुकानदारों से स्वीकार कर लिया गया। रविंदर सिंह नेगी अब चाहते हैं कि नवरात्रि के दौरान भी मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। बीजेपी विधायक इसके लिए डीएम को पत्र भी लिखने वाले हैं। रविंदर नेगी ने यह भी कहा है कि पूरी दिल्ली में लागू हो या ना हो, अपनी विधानसभा पटपड़गंज में इसको लागू करने की जवाबदेही उनकी है। कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा। पूरी पटपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। जिया जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का विरोध किया जा रहा है। बार एसोसिएशन की महाभियोग चलाने की मांग है। जस्टिस वर्मा के घर से मिले थे जले हुए नोट। आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाईकोर्ट वहां ट्रांसफर कर। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा पर बहस की मांग को लेकर आज राज्यसभा में विपक्ष ने आवाज उठाई। विपक्ष की मांग पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज शाम इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के पास पर्याप्त शक्ति है जिससे हम न्यायिक गड़बड़ियों पर बहस कर प्रभावी फैसला ले सकते हैं। कि पूरा देश जिस तरीके का दृश्य दिखाई पड़ा है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने लीडर अपोजिशन को बुलाया, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। माननीय सदस्य, इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law, because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. The ruling party president is leader of the House here, and main opposition party president is leader of the opposition. So we will come back to the House on this very critical, important issue that concerns much beyond judicial mess. It concerns sovereignty of Parliament, supremacy of Parliament, and whether we are at all relevant. If we effect an amendment in the Constitution and that is not executable, if a constitutional amendment is not executable, I have no doubt the Parliament is possessed of the power
any power in any institution to ensure what emanated from the Indian Parliament, sanctified by a requisite number of state legislatures, holds the field. और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर सदन में बहस की मांग पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति की सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल का स्वागत किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेहतर होता कि सदन में ही इस पर बहस के बाद कोई रास्ता निकाला जाता। खड़गे ने कहा कि आज शाम को नेता सदन और नेता विपक्ष के साथ होने वाली बैठक में कोई फैसला हो जाना चाहिए। मैं ये चाहता था कि हम दोनों आपसे बात करके अगर यहीं एग्री हो गए किसी चीज पे, तो कल के दिन हमारे फ्लोर लीडर्स, जिनके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो वो ये समझेंगे कि अंदर जाके दोनों क्या कर लिए, ये चेयरमैन साहब उनको क्या सर को लगाया है, तो ये लोग एग्री हो गए। ऐसा नहीं होना, ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ही आपको बुलाने के लिए मैं विनती किया था, क्योंकि जल्द से जल्द, नहीं तो रूमर्स इतना फैल रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट। Please take your seat. Leader of the opposition is on floor. No, in this house, when a member is on the floor, others will please observe silence. I am happy that we are giving a very good exemplification of our excellence. तो सर, इसीलिए हम ये चाहते थे कि आज आप बुलाइए। मैं समझा कि सुबह बुला रहे हैं, लेकिन आपने 4:30 का टाइम निर्धारित किया है, तो हम वहां आएंगे, अपने विचार रखेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो लेना चाहिए। और अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर चला दिया, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान ढहाने के मामले में सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कार्रवाई से उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा। प्रयागराज में साल 2021 में कुछ लोगों के मकानों पर नोटिस जारी करने के 24 घंटे बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया गया था। इसी के बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही मकानों को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय न देने पर भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से मकानों को मनमाने तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, ये चौंकाने वाला है। अदालतें ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। इससे पहले इन सभी लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने घरों को गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोनी में आयोजित राम कथा के दौरान नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि अगर मेरे सिर से रामचरितमानस गिर जाता तो मैं कोहराम मचा देता। जो नोटिस मिला है वो तो अच्छी बात है। नोटिस में शायद मेरी जो पूरा घटनाक्रम है उसको माननीय अध्यक्ष जी संगठन के नाते पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं पूरे दोहरा रहा हूँ कि रामचरितमानस महाराज जी सर पे नहीं, पुलिस ने धक्का मुक्की भी, एसीपी ने दारू पी रखी थी, सबको बदबू आ रही थी, और पूरे ब्राह्मणों को, जितने भी हमारे कथावाचक व्यासियों को, पूरे कथावाचकों को, पूरे संतों को गाली दी गई बुरी बुरी, और वहाँ मेरी जाति को, ब्राह्मण समाज को, हिंदुओं को कहा तुम्हारा नाश होगा, ऐसी गाली दी कि बात बहने खड़ी है, मैं बोल नहीं सकता। तब जब मैं इस संघर्ष में, जो कि मेरे सर से अगर रामचरितमानस गिर जाती, मैं महाराज जी आज कह रहा हूँ, कोई कुछ भी कह दो, अगर वो गिरा देते तो लोनी में कोहराम होता, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक कोई अधिकारी बचता नहीं, मैं जला डालता। लोनी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर 4 दिन पहले निकाली गई इसी कलश यात्रा के दौरान पुलिस से हुए विवाद के बाद गुस्से में है। पुलिस ने अनुमति नहीं लिए जाने का हवाला देते हुए कलश यात्रा रोकने की कोशिश की थी, तो पुलिस और यात्रा निकाल रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई थी।
और अब मेरठ में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध जताया। हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग, मस्जिद के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी। हिंदू संगठन ने जताया विरोध। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। मेरठ में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि मस्जिद के नाम पर जमीन कब्जाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस बीच जबरदस्त नारेबाजी भी की और मस्जिद के नाम पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। हिंदू संगठन की तरफ से दावा किया गया है कि मस्जिद में बिजली का मीटर भी नहीं लगा है। चोरी की बिजली से मस्जिद में लाइट का इंतजाम किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन को इस जमीन के कागजात भी दिखाए। वहीं हिंदू संगठन के विरोध के बाद इलाके में विवाद बढ़ा है। विवाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे इलाके में पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले जहरीले और उकसाने वाले कंटेंट पर भी पुलिस की नजर है। तो वहीं हिंदू संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि मस्जिद के अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने की अंदरूनी कहानी बताई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए फडणवीस ने पहली बार बातचीत और गठबंधन टूटने के कारणों के बारे में खुलकर बात की। केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे। 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की, एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मोड में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कुणाल की कॉल डिटेल, बैंक खातों की अब जांच की जा रही है। देखिए लेटेस्ट अपडेट क्या है। एक कॉमेडी शो की वजह से फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा संकट में घिर गए हैं। इस मामले की तफ्तीश से कई परतें खुली हैं। अब बात उनकी लोकेशन ट्रेस होने तक पहुंच गई है। एक जाने माने कॉमेडियन की लोकेशन ट्रैक करने में सरकार का सिस्टम जुटा है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि कुणाल कामरा माफी मांग लें, नहीं तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल 2 दिन पहले कुणाल कामरा के एक कॉमेडी एपिसोड का वीडियो जारी हुआ जिसमें डिप्टी सीएम शिंदे को गद्दार कहने पर विवाद बढ़ गया। अब कुणाल कामरा की कॉल डिटेल, बैंक खातों की जांच भी हो रही है। कुणाल की लोकेशन ट्रेस हो रही है। नेहरू नगर और खार थाने में कुणाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं कुणाल कामरा विवाद पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि व्यंग को समझते हैं, लेकिन एक सीमा जरूरी है। ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है। एकनाथ शिंदे के मुताबिक सामने वाले को भी निश्चित स्तर पर बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस विवाद पर कुणाल कामरा की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के कहने तक वो माफी नहीं मांगेंगे। पुलिस और कोर्ट से पूरा सहयोग करने की बात भी कुणाल ने कही है। उनका कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन हो। अब कुणाल कामरा मामले में बीएमसी का भी एक्शन जारी है। अब हैबिटेट स्टूडियो में मौजूद कुछ स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई हुई है। देखिए जयप्रकाश सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त खार वेस्ट के द यूनिकॉन्टिनेंटल के द हैबिटेट स्टूडियो के सामने खड़े हैं। द हैबिटेट स्टूडियो पहली और दूसरी मंजिल पर है। पहली मंजिल पर जो स्टूडियो है उसमें जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है और दूसरी मंजिल पर जो स्टूडियो है वहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन दोनों के बीच स्टेयरकेस है और इस सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाया जाता है। इन सीढ़ियों के आसपास कुछ दीवारों
को बनाया गया है, जो दीवारें अस्थायी रूप से बनाई गई हैं, यानी उन्हें ईंट और सीमेंट से नहीं बनाया गया है बल्कि उन्हें दफ्ती और दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके साथ उनसे बनाया गया है। इन दीवारों को जो है इलीगल माना है बीएमसी ने, और बीएमसी के ठेकेदार जो ये तोड़क कार्रवाई का काम करते हैं, बीएमसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसमें एक ठेकेदार और 4 मजदूर अंदर गए हैं और अंदर जाने के बाद ये कार्रवाई आज दोबारा दूसरे दिन शुरू हो गई है। इस कार्रवाई में कुछ हथौड़े और जो कुदाल और जो दूसरे सामान है तोड़ने के वो ले जाए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को कहा, राबड़ी देवी को कुछ नहीं पता, पार्टी पति की थी इसलिए सीएम बन गई। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर हमला बोला है और ये बड़ा बयान दिया है राबड़ी देवी को लेकर। क्या कहा है नीतीश कुमार ने, सुनिए। लोगों का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है, तो बड़ा देख लीजिए सबको। हम वहाँ भी देखे, मैंने पहले ही कहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बढ़ जाएंगे। नहीं यही हम कहे कि काहे के लिए सब कोई आप जरा सोच लीजिए, जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेकर अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो बनवा दिया, अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है, बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से, पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा, तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है कोई। और जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बना, सरकार की नीतियों से अलगाववाद खत्म हुआ, मुख्य धारा में आए 2 अलगाववादी संगठन, अलगाववाद के खात्मे के लिए सभी साथ आए, गृह मंत्री का बयान। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में तीसरे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। हीरानगर के जंगल में 4 से 5 आतंकवादी छिपे हैं, जिनका किसी भी वक्त खात्मा संभव है। तस्वीरें हीरानगर में जारी सर्च ऑपरेशन की हैं। 3 दिन से आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इस अभियान में सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एनएसजी के कमांडो शामिल हैं। हीरानगर के जंगल में 4 से 5 आतंकी छिपे हो सकते हैं। ये ऑपरेशन रविवार शाम 6:30 बजे से चल रहा है। जहां ऑपरेशन चल रहा है वहां से राइफल, मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट, जूते, स्लीपिंग बैग और ट्रैक सूट बरामद हुए हैं। ऑपरेशन सन्याल का आज तीसरा दिन है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की धर पकड़ के लिए महा ऑपरेशन चला रहे हैं। भारतीय सेना, बीएसएफ, एनएसजी, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार यहां पर ऑपरेशन चला रही है ताकि ये 5 आतंकियों को जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए, इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस समय मैं मौजूद हूं सन्याल इलाके में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। यहां पर लगातार चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। अब भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत और बढ़ने वाली है। शक्तिशाली लॉन्चर के लिए गोला बारूद खरीदने की तैयारी की जा रही है। देखिए चीन पाकिस्तान के होश उड़ा देने वाली ये खबर। हिंदुस्तानी फौज का तोपखाना अब और मजबूत होगा। 122 mm ग्रैड BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए नए रॉकेट और गोला बारूद खरीदा जाएगा। ये कदम तोपखाने की ताकत को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे सेना की मदद, रेगिस्तान और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जंगी क्षमता बढ़ेगी। ग्रैड BM-21 रूसी तकनीक पर बना रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना में कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। BM-21 लॉन्चर बहुत तेजी से एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर तबाही की गारंटी है। वहीं सेना ने यह साफ किया है कि नया गोला बारूद मौजूदा लॉन्चर के साथ आसानी से फिट होना चाहिए ताकि पूरे सिस्टम में कोई बदलाव न करना पड़े।
सेना चाहती है कि नया गोला बारूद देश के किसी भी हिस्से में अच्छी तरह से काम करे, चाहे वो मैदान, अर्ध रेगिस्तान, रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ हो। इसके अलावा इसे छोटी और लंबी दोनों दूरी तक मार करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि इसे अलग अलग सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जा सके। सेना ने यह भी कहा है कि रॉकेट कम से कम 10 साल तक इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी मरम्मत या कुछ हिस्सों में बदलकर इसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। इससे सेना को बार बार नया गोला बारूद खरीदने की जरूरत नहीं होगी और पैसे की बचत होगी। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सौरभ की पत्नी मुस्कान कितनी शातिर है। देखिए इस लेटेस्ट अपडेट के साथ ये पूरी खबर। मुस्कान का तंत्र मंत्र के नाम पर प्रेमी साहिल को गुमराह करने वाले चैट सामने आए हैं। स्नैपचैट ऐप पर बातचीत के दौरान मुस्कान साहिल से उसकी मां बनकर बात करती थी, जबकि साहिल की मां को गुजरे हुए सालों हो चुके हैं। चूँकि साहिल अंधविश्वासी था और उसे यकीन था कि मृत मां से बात की जा सकती है, ऐसे में मुस्कान ने साहिल की कमजोरी का फायदा उठाया। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि मुस्कान 3 स्नैपचैट अकाउंट चलाती थी। एक अकाउंट मुस्कान के अपने नाम पर था, जबकि 2 फर्जी थे। मुस्कान का स्नैपचैट पर निकनेम मुस्की था। मुस्कान अपनी आईडी से प्रेमी साहिल से साहिल की मां बनकर बात करती थी और भाई और अपनी मां की फर्जी आईडी बनाकर ये दिखाती थी कि ये देखो मेरे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। क्योंकि साहिल तंत्र मंत्र में काफी यकीन रखता था, इसलिए उसे मुस्कान की बातें सच लगती थी। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ 3 मार्च की रात पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया था। यूपी के औरैया में मेरठ जैसा मामला सामने आया है। शादी के 15 दिन के बाद ही पति की हत्या कर दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। औरैया में इस वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बेवफा दुल्हन ने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रगति यादव से 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी हुई थी। दिलीप से शादी करके प्रगति खुश नहीं थी। इसके बाद प्रगति और अनुराग ने दिलीप के मर्डर की साजिश रची। अनुराग को प्रगति ने मर्डर के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो अनुराग ने रामजी नागर नाम के शख्स से संपर्क किया और उसे 2 लाख रुपए में सुपारी कॉन्ट्रैक्ट दिया। 19 मार्च को दिलीप पर हमला हुआ, उसे गोली मारी गई। पुलिस को दिलीप गन्ने के खेत में घायल हालत में मिला। अस्पताल में 3 दिन इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। 4 साल से अनुराग और प्रगति के बीच प्रेम प्रसंग था। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव के हैं। पूछताछ करने पर यह पता चला उनका सहयोगी जो था, जो साथ में था, उनका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का सेम गाँव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके अलावा भी और कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी में और कोई इन्वॉल्व है, इसका भी जांच किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सुपारी लेने वाले किलर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए सड़क हादसे का नाटक किया। बिजनौर पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कार ने महिला को सड़क पर कुचल दिया। दरअसल नगीना थाना इलाके के रहने वाले अंकित कुमार अपनी पत्नी किरण को ससुराल से लेकर अपने घर पर जा रहा था। रास्ते में वो रजपुरा पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए रुका और अपनी पत्नी को सड़क किनारे पैदल चलने को कहा। तभी तेज रफ्तारी को कार ने किरण को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंकित ने इसे हादसा बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अंकित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी से कोई संतान नहीं था। वो अपनी साली को पसंद करने लगा था और शादी करना चाहता था, लेकिन साली ने मना कर दिया। इसलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने दोस्त सचिन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। और भारतीय महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा और उनके पति भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के खिलाड़ी दीपक हुड्डा के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों की मारपीट का वीडियो थाने का बताया जा रहा है।
वीडियो में स्वीटी अपने पति दीपक का गला दबाते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो के आधार पर हिसार पुलिस ने स्वीटी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। स्वीटी और दीपक की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद से ही स्वीटी ने दीपक पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि शादी में 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर देने के बावजूद दीपक उन्हें हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करता आ रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिसार जिले के एक पुलिस थाने में पहले तो स्वीटी और दीपक के बीच जमकर बहस होती है और फिर स्वीटी अचानक कुर्सी से उठ जाती है और दीपक का गला दबाने लगती है। तभी आसपास खड़े परिजन बीच बचाव करने लगते हैं। स्वीटी बुरा बहुत आक्रामक नजर आ रही हैं, जबकि वहां मौजूद लोग दीपक को स्वीटी से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो तेज आवाज में दीपक से बात करती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने इस मामले में स्वीटी बुरा के साथ उनके पिता महेंद्र और मामा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। और अटल टनल रोहतांग के भीतर पर्यटकों को हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। पुशअप करने और गानों पर धमाल मचाने पर पर्यटकों का 1500 रुपए का चालान काटा गया है। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के हुड़दंग का ये कोई नया मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला मनाली की अटल टनल के अंदर से सामने आया। दिल्ली से आए टूरिस्ट ने जमकर हुड़दंगबाजी की, कपड़े उतारकर झूमते नजर आए। मनाली पुलिस ने युवकों की गाड़ी का चालान काटा। दरअसल वीडियो 23 मार्च का बताया जा रहा है, जिसे 24 मार्च को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया और ये वायरल हो गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे टनल के अंदर हुड़दंगबाजी की गई। बता दें, हिमाचल प्रदेश में मौजूद अटल टनल भारत का सबसे ऊंचा और लंबा हाईवे टनल है। इस टनल के खुलने के बाद लोगों के लिए ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट की भीड़ इस टनल को देखने के लिए अक्सर जुटती है। टनल से गुजरती गाड़ियों में बैठे लोग अक्सर इसकी तस्वीरें और वीडियोस भी बनाते हैं। हालांकि लोगों के टनल के बीच में रुकने की वजह से कई बार जाम भी लगा। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावक पार्क से बाहर निकल गए। ज्वाला और उसके 4 बच्चे शनिवार शाम को कूनू नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकले। रविवार दोपहर तक वो वापस जंगल में चले गए, लेकिन सोमवार रात को वो फिर से वीरपुर तहसील के श्यामपुर गांव के पास दिखाई दिए। चीते श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज रेल ट्रैक से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। ग्रामीणों ने चीतों को भगाने के लिए लाठियां उठाई। जब चीतों ने गाय पर हमला किया तो लोगों ने चीतों पर पत्थर मारे। ये 5 चीते कूनो साइफन के पास से होते हुए कूनो नदी में पहुंचे। चीते निर्माणाधीन रेलवे पुल के नीचे काफी देर तक बैठे रहे। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग चीतों को देखने के लिए जमा हो गए। रिहायशी इलाके में चीते के आने से ग्रामीणों में जहां दहशत है, वहीं वन विभाग की भी परेशानी और बढ़ गई है। वन विभाग की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि चीतों के पास ना जाएं, पत्थर और लाठियों से हमला ना करें। हालांकि चीतों ने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग की तरफ से कोशिश जारी है कि चीते कूनो नेशनल पार्क में वापस चले जाएं। यूपी के कुशीनगर में टोल मांगने पर जमकर मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोगों ने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया। टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लाठी डंडे से भी वार किया गया। दरअसल ये लोग टोल में रियायत की मांग कर रहे थे, लेकिन बिना आधार छूट न देने पर 50-60 की संख्या में पहुंचे दबंगों ने घंटों बवाल काटा और मारपीट की। सर, हमारे पास एक गाड़ी आई थी टोल पे, हमने उससे आधार कार्ड मांगा। भाई आधार कार्ड दिखा दीजिए, आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं हैं। तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया नहीं। इतनी देर में उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया अपने साथी लोगों के पास, गांव वालों के पास, अपने जो भी हैं यार दोस्त उनके पास में कॉल लगा दिया। तो वो हॉकी वगैरह लेके पहुंच गए सारे लड़के इधर। हाँ, ये वजह तो पता नहीं था। मैं खाना खा रहा था, अचानक से पहुंचा तो बीच बेचारा करते हुए मुझे भी चोट लगी, डंडा मारा गया है। देखो मेरे गाल पे चोट लगी है। पुलिस में भी कंप्लेंट की हमने, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मामला कुशीनगर से सटे हेतिमपुर मुजहाना स्थित टोल प्लाजा का है। घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। कई आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। खबर मुंबई से। मुंबई में सिलेंडर भरे ट्रक में आग लगने से कोहराम मच गया। धारावी इलाके में इस अग्निकांड से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट देखिए। तस्वीरें मुंबई के धारावी इलाके की है। बीती रात गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद ट्रक में रखे गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक कई धमाके हुए। गैस सिलेंडर में हो रहे एक के बाद एक धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के बाद ट्रक में लगी आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठती दिखी।
बस डिपो के पास गैस सिलेंडरों में हो रहे धमाके के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड के दौरान करीब 30 सिलेंडर फटे। आग की लपटों से पूरे इलाके में कोहराम दिखा गया। सिलेंडर बम धमाकों की तरह विध्वंस मचा रहे थे। आग में कई बाइक और स्कूटी जलकर राख हो गए। बस गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सिलेंडर विस्फोट मामले में धारावी पुलिस ने 8 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर, मालिक और अवैध पार्किंग के लिए जिम्मेदार 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। साजिश के एंगल से भी जांच जारी है। तो गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद दहशत पसर गई। धारावी इलाके में, मुंबई के धारावी में एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयावह हैं। ये देखिए, ये लॉन्ग शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में कैसे एक के बाद एक गैस सिलेंडर फंसे हैं। गैस सिलेंडर में धमाके हुए हैं, गैस सिलेंडर में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक कैसे सिलेंडर में हो रहे हैं धमाके, और ये सब कुछ बस डिपो के पास हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के धारावी इलाके में कल रात 9:30 के करीब एक बड़ा हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हादसा इतना भीषण था कि इस हादसे में जो स्फोट हुआ है उस स्फोट में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। जहाँ तक मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर एक ट्रक था जिसमें कई एलपीजी गैस के सिलेंडर पड़े हुए थे और यह सिलेंडर जो है, इन सिलेंडर में बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में एक के बाद एक ऐसे कई धमाके यहाँ पर हुए और इस धमाके में पूरा इलाके में यहाँ पर अफरा तफरी फैल गई थी। फिलहाल इस जगह पे आप देख सकते हैं 12 घंटे बीत चुके हैं। अभी भी जो है दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धारावी के पास में नेचर पार्क है, यहाँ पर कई सिलेंडर यहाँ से उड़ के वहाँ नेचर पार्क में गिरे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो सिलेंडर है उसमें का गैस जो है वहाँ पर निकाला जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी बैंकों ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की कमाई 33% बढ़ गई है। किस बैंक को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2023-24 में अब तक का सबसे ज्यादा शुद्ध मुनाफा कमाया है। इन बैंकों को 2024 में 1.41 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 2022-23 में ये मुनाफा 1.5 लाख करोड़ रुपए था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पीएसबी ने 2023-24 में शेयर धारकों को 27,830 करोड़ रुपए का लाभ घोषित किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 20,964 करोड़ रुपए था। एसबीआई ने इस वित्तीय वर्ष में 61,077 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का रिकॉर्ड दिल्ली स्थित पंजाब नेशनल बैंक ने बनाया। दिल्ली पीएनबी ने 8,245 करोड़ रुपए के साथ 228% की वृद्धि दर्ज की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 13,649 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शुद्ध लाभ 2,549 करोड़ रुपए रहा। बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 6,318 करोड़ रुपए, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शुद्ध लाभ 4,055 करोड़ रुपए रहा।